अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने जेंडर स्टडीज़ के रिवीजन का एक वीडियो अपलोड किया था, उसका आज हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं रिवीजन के हिसाब से उनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी रिवीजन के टॉपिक्स या फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको अगर वो रह जाते हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और these videos are specifically for CSS 2027 and CCE 2025 जिनके एग्ज़ाम्स कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, ठीक है। उनके लिए हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी और सिंधी की रिवीजन क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, ठीक है। इसी चैनल पे आपको उनकी प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएंगी, ठीक है। आते हैं पहले टॉपिक पे, जो कि है अबाउट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। द थ्योरीज़ जो भी हैं सोशल कंस्ट्रक्शन की, कि जेंडर कैसे बनती है, उसका कॉन्सेप्ट किसी भी सोसाइटी के अंदर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसे हम सोशल कंस्ट्रक्शन कहते हैं ऑफ एनी जेंडर। और उसके लिहाज से मल्टीपल थियोरीज़ हैं जिनको हम आज देखेंगे। कि जो पहले तो आई मस्ट टेल यू दैट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेंडर इज़ द आइडिया दैट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ what it means to be masculine and or feminine are created and shaped by society rather than determined solely by biology। के मतलब मर्द होना या औरत होना क्या होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बायोलॉजी डिटरमाइन नहीं करती, उसमें सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें इसे हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। के सोसाइटी जो है वो जेंडर के बहुत डिफरेंट जो होते हैं एस्पेक्ट्स उनको डिटरमाइन करती है कि मर्द क्या होता है, औरत क्या होती है, औरत को कैसे चलना चाहिए, औरत को कैसे बैठना चाहिए, मर्द को कैसे बिहेव करना चाहिए, मर्द को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और मर्द को या छोटे बच्चा हो या बच्ची हो उसे कौन से खिलौनों के साथ खेलना चाहिए, उनके बाल कितने लंबे होने चाहिए। सो सोसाइटी हैज़ मतलब सोसाइटी जो है वो डिटरमाइन करती है ये सारी की सारी चीज़ें, और दीज आर नॉट डिटरमाइंड सोली बाय बायोलॉजी, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ जेंडर स्टडीज़ के स्कॉलर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिनका इसमें सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरी में कंट्रीब्यूशन है। जैसे सिमोन डी बोवेयर उन्होंने कहा था, वन इज़ नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन। ये कोटेशन है जो कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। वन इज़ नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन, के जो पैदा होती है वो औरत नहीं होती, वो बाद में औरत बन जाती है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स वगैरह जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको डिटरमाइन करती है कि ये मर्द का कैसा होना चाहिए, औरत का कैसा होना चाहिए। उसके बाद डूइंग जेंडर है, ये एक कॉन्सेप्ट 1987 में आया था, वेस्ट एंड जिमरमैन। अब इसमें क्या है कि जेंडर इज़ नॉट अ स्टैटिक आइडेंटिटी, मतलब ये एक जगह पे रुकी नहीं हुई है, ये डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है। जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है। बट अ कंटिन्यूअस सोशल परफॉर्मेंस टेलर्ड टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कि एक सोसाइटी के अंदर जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट होगा, वो चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू अनदर सोसाइटी, ठीक है। इंडिविजुअल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल टू नॉर्मेटिव जेंडर स्क्रिप्ट्स, कि जो भी जेंडर की स्क्रिप्ट्स हैं, जो जेंडर नॉर्म्स बने हुए हैं, जेंडर रोल्स बने हुए हैं, कि एक मर्द है तो उसको ब्रेड विनर बनना पड़ेगा, और एक स्पेसिफ़िक टाइप के कपड़े पहनने पड़ेंगे, एक स्पेसिफ़िक टाइप का हेयर स्टाइल रखना पड़ेगा, और एक स्पेसिफ़िक स्पेक्ट्रम होगा कलर्स का जो कि उसे पसंद आएगा। तो जेंडर रोल्स बन गए, जेंडर स्क्रिप्ट बन गई हैं, जिसके हिसाब से इंडिविजुअल्स को चलना पड़ता है, और वो जो अगर नहीं चलते तो वो डिविएंट हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं।
एग्जांपल ले लेते हैं हम पाकिस्तानी सोसाइटी का, अ मेन डिस्प्लेइंग फिज़िकल इमोशनल वल्नरेबिलिटी, फॉर एग्जांपल क्राइंग is censured with statements like boys don't cry, forcing him to perform stoicism to conform to prescribed masculinity. मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी का एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कोई अगर टीनेजर है, कोई बच्चा है या कोई मर्द है फॉर एग्जांपल, और वो रो पड़ता है, इमोशनल हो जाता है और रोता है, तो हम उसे ये कह के कंसोल करते हैं कि मर्द रोते नहीं हैं, मर्द रोते नहीं हैं। तो इससे ये होता है कि उसको अपने इमोशंस को सप्रेस करना पड़ता है, स्टोइस्ट बन जाता है वो, और अपने इमोशंस को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ऑल बिकॉज मर्द रोते नहीं हैं। ठीक है, इसी वजह से वो डायलॉग भी फेमस हुआ था, मर्द को दर्द होता है, और प्रीवियसली इट वाज मर्द को दर्द नहीं होता बट होता है। अब यहाँ पे मेन हमारी थियोरी आ जाती है जूडिथ बटलर की, थ्योरी ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी, जो कि 1990 में दी थी उन्होंने। जूडिथ बटलर का नाम याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे। जूडिथ बटलर, उन्होंने अपनी थियोरी दी थी, थ्योरी ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। अब इसमें क्या है कि उनका मानना है कि जो भी हम एज अ मेन परफॉर्म करते हैं, मर्द बनने की कोशिश करते हैं, वो एक किस्म की परफॉर्मेंस है। शी asserts that gender is created through repeated stylization of body, words, gestures। एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ आपको इसी थ्योरी के बारे में, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़कों का ग्रुप बिठा हुआ है और वो नॉर्मली अपने आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, और देयर वर्ड्स आर नेचुरली फ्लोइंग, देयर बॉडी लैंग्वेज इज़ नेचुरल, और वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, और दे आर नॉट पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एज मैन, ठीक है, उनके जेस्चर्स भी रेस्टेड होते हैं। बट अगर वहाँ से कोई भी लड़की गुजरेगी तो सारे के सारे लड़कों का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो आवाज़ है वो भारी हो जाएगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा वोकल हो जाएगी, एक्सप्रेसिव हो जाएगी, और वो अपने आप को माचो दिखाने की कोशिश करेंगे, मैनली दिखाने की कोशिश करेंगे, मैस्कुलिन दिखाने की कोशिश करेंगे, एक किस्म की वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ठीक है, अपने आवाज़ को भारी कर देंगे। तो यही थ्योरी है जूडिथ बटलर की कि जो जेंडर है वो परफॉर्म की जाती है, देयर इज़ नो ओरिजिनल जेंडर बिहाइंड एक्सप्रेशंस, ये उनका मानना है। देयर इज़ नो ओरिजिनल जेंडर बिहाइंड एक्सप्रेशंस, द परफॉर्मेंस क्रिएट्स इल्यूजन ऑफ अ नेचुरल जेंडर, कि हम परफॉर्म करते हैं वो एक इल्यूजन, एक धोखा फरेब पैदा कर देती है कि ये एक जेंडर है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिचुअलाइज्ड सेरेमनीज लाइक ब्राइडल शावर्स, wedding customs like rukhsati, or gendered toys like dolls for girls, cars for boys, reinforce performative femininity and masculinity from childhood। ठीक है, मतलब जो लड़का है तो वो गाड़ियों के साथ खेलेगा, लड़की है तो वो डॉल्स के साथ खेलेगी, लड़की है तो उसे पिंक पसंद आएगा, लड़का है तो उसे ब्लू पसंद आना चाहिए। अगर कोई लड़का है उसे पिंक पसंद आता है तो उसे रोका जाता है, उसे टोका जाता है कि तुम्हें पिंक क्यों पसंद है, तुम लड़की हो क्या। और लड़की अगर इमोशनल नहीं होती अपनी रुखसती पे तो उसे भी टोका जाता है कि वाई आर यू नॉट बीइंग इमोशनल। ब्राइडल शावर्स भी उसकी एक रिचुअलाइज्ड सेरेमनी है जिससे पता चलता है कि जो जेंडर है वो परफॉर्म की जाती है। उसके बाद सोशलाइजेशन थियोरी एंड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब उसमें क्या है कि जेंडर आइडेंटिटी इज़ इंटरनलाइज्ड वाया इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मीडिया, एजुकेशन एंड रिलीजन। कि जो जेंडर आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल कोई जेंडर आइडेंटिटी बन तो गई है
बट वो इंटरनलाइज़ कैसे करनी है, लोगों के ज़हनों में इंटरनलाइज़ कैसे करनी है, वो बिठानी कैसे है, वो उसके डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। उसके एजेंट्स फैमिली हो जाती है, मीडिया हो जाती है, एजुकेशन, रिलीजन, ये सारे के सारे उसके एजेंट्स होते हैं। अब इसका भी एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं आपको खुद की तरफ से दे देता हूँ कि फैमिली कैसे एजेंट है। किसी घर में लड़का पैदा होता है तो उसके कपड़े अकॉर्डिंग टू दैट होते हैं, ठीक है। उसके खिलौने अकॉर्डिंग टू दैट होते हैं। और मीडिया पे आते हैं कि जो हीरोइन होगी वो वाइब्रेंट कलर्स के कपड़े पहनेगी, वो अदाएँ दिखाएगी, वो नखरे दिखाएगी, वो सॉफ्ट स्पोकन होगी, वो एग्रेसिव नहीं होगी। तो ये चीज़ें क्योंकि वो इन्फ्लुएंस रखती है मीडिया लोगों के ज़हनों के ऊपर, तो लोग जो होंगे, जो ऑडियंस होगी, फीमेल ऑडियंस इन पर्टिकुलर, वो अगर किसी हीरोइन को ऐसे देखेगी मेकअप पहने हुए, सॉफ्ट स्पोकन, हल्की आवाज़ में बात कर रही है और एक नरम लहजे में बात कर रही है, तो लोग उसे इंटरनलाइज़ कर लेंगे, अपने जहन में बिठा लेंगे कि दिस इज़ हाउ अ गर्ल शुड टॉक, दिस इज़ हाउ अ गर्ल शुड अपीयर। और उसके अलावा एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजेंट है जहाँ पे जेंडर की कंस्ट्रक्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्कूल के करिकुलम में, सिलेबस में ये लिखा गया है कि योर फादर इज़ द ब्रेड विनर एंड योर मदर इज़ द होम मेकर, तो ये भी एक किस्म की जेंडर कंस्ट्रक्शन हो जाती है। और फिर रिलीजन को भी अपने हिसाब से मोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, और अपने सोसाइटी जो है, पेट्रियार्कल सोसाइटी इन पर्टिकुलर, वो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करती है टू सप्रेस वुमेन, और अपनी जो जेंडर कंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से करती है। एग्जाम्पल, जेंडर डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक लेबर where young girls are assigned kitchen chores while young boys are given external errands, buying groceries। तो ये भी एक किस्म का रियल लाइफ एग्जांपल है। उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल सेक्स वर्सेस सोशल जेंडर। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, जिनमें हम क्रोमोसोम्स देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं और हार्मोन्स देखते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, औरतों के अंदर, फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, और डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। एनाटॉमी उनकी डिफरेंट होती है। जो पेल्विक फ्लोर होता है मर्दों का, वो इतना ज़्यादा नैरो नहीं होता। जो पेल्विक फ्लोर होता है औरतों का, फीमेल्स का, वो थोड़ा वाइड होता है, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ टू कैरी बेबी इन द वूम्ब। इसीलिए वो स्केलेटन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट वाज द स्केलेटन ऑफ अ वुमेन और अ मैन। उसके बाद जो जेंडर है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स डिटरमाइन करती है, बिहेवियर्स, एक्सप्रेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस असाइंड टू सेक्सेस बाय कल्चर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जेंडर का जो आइडिया है ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पावरफुल फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव हाईलाइटेड वेरियस जेंडर इश्यूज अक्रॉस कल्चर्स एंड थ्रू आउट द ग्लोब। कि जो ग्लोबलाइजेशन की पावरफुल फोर्सेस हैं, उन्होंने जेंडर इश्यूज़ को हाईलाइट किया है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, पूरी दुनिया में। अगर आप देखें कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और वो लंबी स्टेटमेंट है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो क्वेश्चन है उसको ब्रेक करना है इन डिफरेंट पार्ट्स। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को तोड़ा इन डिफरेंट पार्ट्स। पहले मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया और डिफरेंट उसको पार्ट्स में तोड़ा, तो हमें पता चल गया कि ये डिमांड क्या कर रहा है। कि जो पावरफुल फोर्सेस हैं ग्लोबलाइजेशन की, उन्होंने जेंडर इश्यूज़ को हाईलाइट किया है पूरे दुनिया के अंदर। अब उसमें क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपने ओवरव्यू देना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटीग्रेशन है डिफरेंट इकोनॉमीज़ की, डिफरेंट कल्चर्स की, टेक्नोलॉजीज़ की और गवर्नेंस सिस्टम्स की। देखें, पूरी की पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है। हमें एक दूसरे मतलब पूरी की पूरी हम हिस्ट्री देख लें कि
एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन के साथ हमेशा इंटरेक्ट करती आई है, तो आज भी ऐसा ही होता है कि हम ट्रेड के लिए, इंटरेक्शन के लिए, पॉलिटिक्स के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और इसी इंटरेक्शन में हमारा ग्लोबलाइजेशन फॉर्म करती है, जहाँ पे इकोनॉमीज़, सिविलाइजेशन की कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़, उनके कल्चर्स, उनकी टेक्नोलॉजीज़, उनके गवर्नेंस सिस्टम्स आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इसने क्या किया है कि दुनिया को पूरा एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। हम बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है, हमारे पास एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसीलिए वी आर सुपर कनेक्टेड। मतलब यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियो अबाउट ग्लोबलाइजेशन पाकिस्तान के एक शहर के अंदर, और ये वीडियो अभी मैं अपलोड करूँगा और ये अभी एक्सेसिबल हो जाएगा टू द एंटायर ग्लोब। मतलब कोई अफ्रीका के अंदर, कोई अमेरिका के अंदर, कोई यूरोप के अंदर, कोई इंडिया के अंदर, कोई भी देख सकता है, ठीक है। दिस इज़ द पावर ऑफ, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि उसने बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट कर दिया है हमें। और ये ग्लोबलाइजेशन की ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स भी आ गए हैं हमारे पास। कैसे कि इसकी जो है नेचर है वो ड्यूअल है, कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पैक्ट है। मतलब जेंडर डायनामिक्स के ऊपर इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, बट इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। स्पेसिफिकली हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर उनके कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पैक्ट्स हैं। अब इसने ये तो किया है कि उसने ह्यूमन राइट्स को डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है, उसने अवेयरनेस लाई है बहुत ज़्यादा, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी है सबको, और पर इसने एक्सप्लॉइट भी किया है, और जो लोगों की वल्नरेबिलिटी है उसके ऊपर उसको अवेल भी किया है ग्लोबलाइजेशन ने। अब आते हैं कि पॉजिटिव डायमेंशन क्या है ग्लोबलाइजेशन का जेंडर के ऊपर। सबसे पहले तो ग्लोबल राइट्स डिस्कोर्स एंड एक्टिविज़म। मतलब हमें पता चला है कि ग्लोबल जो औरतें हैं, जो दो मतलब डिफरेंट जेंडर्स हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, उनके लिए डिफरेंट एग्रीमेंट्स बनी हैं, जिनमें हम मेंशन कर सकते हैं ट्रांसनेशनल फेमिनिस्ट नेटवर्क्स एंड यूएन कन्वेंशन, जिसमें सीडा आ गया, CEDAW, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 have pressured developing states to enact laws against honor crimes, against domestic violence, against workplace discrimination। ये चीज़ें जो हैं औरतों की प्रॉब्लम्स जो हैं औरतें फेस करती हैं। ना सिर्फ औरतें, अपने ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो भी ये चीज़ें फेस करते हैं। तो इनके लिए मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स बनी हैं, मुख्तलिफ कन्वेंशंस बने हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इकोनॉमिक फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। अब उससे क्या हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन, EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का मिसाल दे सकते हैं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर का मिसाल दे सकते हैं, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक ज़ारा वो यहाँ पे अपने मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा दी हैं बांग्लादेश के अंदर भी। तो इन्होंने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है औरतों के लिए। हैज़ इंटीग्रेटेड मिलियंस ऑफ रूरल वुमेन इनटू द फॉर्मल वेज इकोनॉमी, इंक्रीजिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जिसकी वजह से इन रूरल औरतों के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ गई है। उसके बाद डिजिटल एम्पावरमेंट एंड इंफॉर्मेशन फ़्लो। अब इसमें क्या है कि सोशल मीडिया आ गई है, तो उसने नेचुरली औरतों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया है कि क्या सही है, क्या गलत है, मतलब वो अर्न कैसे कर सकती हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो भी मतलब जेंडर्ड वायलेंस होता है वो उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज़ कर सकती हैं। जैसे हमने देखा भी है कि किसी भी औरत के ख़िलाफ़ कोई भी जुल्म और जबर होता है तो शी कैन पिकअप हर सेल फ़ोन, एंड अगर उसे कुछ भी ना आता हो तो वो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती है, या फिर कोई भी उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे, तभी जो
परपिट्रेटर होगा, जो भी कल्प्रेट होगा, उसे भी सज़ा मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा औरतों को इनेबल करता है इन रेस्ट्रिक्टिव सोसाइटीज़ टू मोबिलाइज के। फॉर एग्जांपल जो मीटू मूवमेंट हो गई, वर्क प्लेस हरासमेंट के अगेंस्ट, डिजिटल एक्टिविज़म इन साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, सोशल मीडिया ने जो वर्किंग वुमेन हैं उनकी ज़िंदगी भी बेहतर कर दी है, और मतलब एक किस्म से उनको बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया है। जो भी उनको मसले मसाइल हों वो इस सोशल मीडिया पे आके अपनी प्रॉब्लम्स को वोकलाइज़ कर सकती हैं, आवाज़ दे सकती हैं। तो सोशल मीडिया ने एक किस्म से उनको आवाज़ दे दी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वक्त से ओप्रेस्ड थी। अब आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट पे, नेगेटिव डायमेंशन पे कि ग्लोबलाइजेशन ने कैसे एक्सप्लॉइट किया है। सबसे पहली बात, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी एंड प्रिकेरियस वर्क, ये हमारी सबसे पहली पॉइंट है। अब इसमें क्या है कि ग्लोबल कैपिटल सीक्स चीप नॉन यूनियनाइज्ड लेबर। जो लेबर फोर्स, लेबर यूनियंस बनी हुई होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और औरतों की लेबर यूनियंस नहीं होती आम तौर पे। और औरतों का जो लेबर होता है वो चीप लेबर होता है, कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन वर्क इन इनफॉर्मल अनसेफ कंडीशंस विदाउट सोशल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल होम बेस्ड वर्कर्स इन पाकिस्तान, स्वेट शॉप वर्कर्स इन साउथ एशिया। अब मिसाल देता हूँ आपको कि दो बंदे हैं, एक औरत है एक मर्द है, दोनों यकसां एक ही जगह पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर वो काम करते हैं, कपड़े सिलते हैं। दोनों 8 घंटे काम करते हैं, बट जो सैलरी होगी वो मर्द को ज़्यादा मिलेगी, मर्द को सहूलतें ज़्यादा मिलेंगी, मर्द की प्रमोशन वो सबसे ज़्यादा इजी होगी। औरतों को उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होगी, औरतों का प्रमोशन इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, और औरतों को हरासमेंट की दे आर प्रोन टू, दे आर वल्नरेबल टू वर्क प्लेस हरासमेंट एज वेल एट द सेम टाइम। तो जो फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क पॉवर्टी एंड प्रिकेरियस वर्क है वो इस बारे में बात करता है। मतलब ये बहुत बड़ी डाउन साइड है ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि औरतों को चीप लेबर के तौर पर ट्रीट किया जाता है ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल केयर चेन्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव माइग्रेशन, ये भी उसका एक नेगेटिव क्रिटिक है ग्लोबलाइजेशन जेंडर्ड पर्सपेक्टिव के डायमेंशन में। अब इसमें क्या है कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक वर्क इन wealthier nation leads to the migration of women from developing nations. For example, domestic workers from Philippines and South Asia to Gulf states, exposing them to isolation, abuse and family disruption. ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इंडस्ट्री के वर्कर्स होंगे एक कंट्री के अंदर, और उनके वेजेस जो हैं वो उनको ठीक तरीके से नहीं मिलते, तो वो माइग्रेट करेंगी। जैसे मिसाल है कि फ़िलीपींस की औरतें हो गई, या पाकिस्तानी हो गई, और साउथ एशिया की हो गई, वो माइग्रेट करेंगी टुवर्ड्स वेल्दियर नेशंस। फॉर एग्जांपल यूरोप हो गया, या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो इजीली मैनिपुलेट हो जाती हैं, उनकी एक्सप्लॉइट होती हैं और अब्यूज़ होती हैं, और उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स, ये भी एक क्रिटिक है हमारी ग्लोबलाइजेशन की। अब इसमें क्या है कि वेस्टर्न लिबरल फेमिनिस्ट एजेंडाज आर समटाइम्स इम्पोज्ड विदाउट regard for local religious or cultural nuances, causing backlash from traditional communities. अब वेस्टर्न लिबरल एजेंडाज जो हैं वो क्या करते हैं कि वो एक तो खुद को सेंटर पे रखते हैं,
और जो ग्रास रूट पे औरतें हैं उनको इतना रिप्रेजेंट नहीं करते। तो उनकी जो मेन ग्रास रूट कोर प्रॉब्लम्स हैं वो एक किस्म से दब जाती हैं, और उनके लिए डाउन साइड ये हो जाती है कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हो गई, जो वहाँ के लोकल्स हो गए, वहाँ के कल्चरल नुआंसेस हो गए, वो उनके लिए फर्दर प्रॉब्लम्स का क्रिएट कर जाते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो ये वाला भी आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। दिस इज़ सो मच सेंटर्ड ऑन चीप लेबर एंड वर्क प्लेस कंडीशंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जेंडर स्टडीज़ के अंदर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। फॉर्म्स ऑफ वायलेंस पे सवाल आ जाता है कि वायलेंस जो होता है वो कौन कौन से फॉर्म्स के अंदर होता है। यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस है जॉन गॉल्टन। उनकी टाइपोलॉजी जो है वो डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन डायरेक्ट वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस में क्या क्या आ जाता है, उसमें फ़िज़िकल वायलेंस आ गया, मतलब किसी पे हाथ उठाना, किसी को मारना। उसके बाद वर्बल, किसी को गालियाँ देना, किसी से ऊंची आवाज़ में बात करना, कॉन्डेंसेंटिंग टोन के अंदर बात करना। उसके बाद साइकोलॉजिकल हार्म इन्फ्लिक्टेड बाय स्पेसिफिक एक्टर्स, एग्जांपल डोमेस्टिक असॉल्ट हो गया, या फिर ऑनर किलिंग, या फिर रेप। ये डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं। ठीक है, ये जॉन गॉल्टन से उनकी टाइपोलॉजी है, ये वो डिस्टिंग्विश करते हैं। इनके एग्जांपल मैंने बताए, रेप हो गया, ऑनर किलिंग हो गई जो सिंध के अंदर पंजाब के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कारोकारी जिसे कहते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक असॉल्ट हो गया, मतलब अपने ही घर के अंदर कोई ना कोई घर का मर्द, घर का फ़र्द किसी औरत पे हाथ उठाए तो डोमेस्टिक असॉल्ट कंसीडर किया जाता है, इन वाइस वर्सा। उसके बाद ये तो हो गया डायरेक्ट वायलेंस। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल वायलेंस। अब इसमें क्या है कि सिस्टमेटिक हार्म एम्बेडेड इन सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स दैट प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम मीटिंग बेसिक नीड्स। अब उसमें जैसे आ जाता है वेज गैप्स, डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस, lack of healthcare facilities leading to high maternal mortality। ये सारे के सारे जो हैं ये स्ट्रक्चरल मसाइल हैं जो कि औरतें फेस करती हैं। ये फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं। डायरेक्ट वायलेंस में आपको बताया कि किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को ख़राब लैंग्वेज से बात करना, साइकोलॉजिकल इमोशनल हार्म देना, मेंटल टॉर्चर देना, मेंटल ट्रॉमा देना। और उसके एग्जांपल्स बताया मैंने, रेप, ऑनर किलिंग, असॉल्ट। उसके बाद स्ट्रक्चरल वायलेंस जिसमें मतलब लार्जर इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हों, जैसे इनहेरिटेंस को डिनाई करना। इस्लाम ने भी औरतों को इनहेरिटेंस का हक़ बहुत पहले दे दिया था, बट आज भी औरतों को इनहेरिटेंस का हक़ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये थे स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। उसके बाद वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट। वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी एक नोट है कि औरतों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है और उसके इम्पेक्ट्स वगैरह क्या हैं। तो औरतों की जो लेबर फोर्स के अंदर वो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइटल होती है, ना सिर्फ उनके लिए इंडिविजुअली, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, सोसाइटी एज अ होल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इन द कंट्री और स्टेट इटसेल्फ ग्रोज exponentially when once the women are contributing to the economic development of the country। ठीक है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, या फिर दुनिया पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी 50 to 51% आधी जो पॉपुलेशन है वो औरतें हैं। अगर आधी वर्क फोर्स ही काम ना करे, कंट्रीब्यूट ना करे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, तो जो ग्रोथ है सस्टेनेबल नहीं होगी।
इसीलिए वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बात होनी चाहिए, और औरतों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा जनरेट होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो है वो मर्दों के ऊपर जो डबल बर्डन पड़ा हुआ होता है सोसाइटी का भी और कमाने का भी, ब्रेड विनर बनने का, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो औरतों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मेजर्स लिए जाने चाहिए। उसके बाद लिबरल फेमिनिज़म का टॉपिक है, लिबरल फेमिनिज़म। एक सेकंड में पानी पी लो। लिबरल फेमिनिज़म जो है ये फोकस करती है ऑन अचीविंग जेंडर इक्वलिटी थ्रू लीगल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। अब इसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपेयर करते हैं रेडिकल फेमिनिज़म में। रेडिकल फेमिनिज़म जो है वो कहती है कि सिस्टम जो है उसको कम्प्लीटली एबॉलिश कर देना है, डिमोलिश कर देना है, तभी जो है औरतें वो अपने हुकूक ले पाएंगी, सोसाइटी में आगे बढ़ पाएंगी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगी। बट लिबरल फेमिनिज़म ऐसा नहीं करता। उसका मैनिफेस्टो ये है, लिबरल फेमिनिज़म का मोटो ये है कि औरतें अगर अपना हुकूक चाहती हैं तो उनके पास लीगल चैनल्स हैं, उनके पास पॉलिटिकल चैनल्स हैं, उनके पास उनको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए वोकल होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगे, दे बिलीव इन एवोल्यूशन, दे डू नॉट बिलीव इन रिवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन जो है वो लॉन्ग टर्म होता है और एवोल्यूशन जो है वो ओवरनाइट नहीं होता, और एवोल्यूशन जो है वो सस्टेनेबल होता है। ठीक है, रिवोल्यूशन जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता। वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेपाल के अंदर रिवोल्यूशन आया, जो बांग्लादेश के अंदर रिवोल्यूशन आया, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। उन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जेनजी ने मिलके, तो वो एक रिवोल्यूशन है। बट उन्होंने जो एक स्ट्रक्चरल इश्यूज़ थे, जो करप्शन थी, वो उन्होंने ख़त्म नहीं की। वो ओवरनाइट ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए उनको लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और एक किस्म का इवॉल्विंग प्रोसेस लाना पड़ेगा। सिमिलरली जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो इवॉल्विंग प्रोसेस में मानते हैं और रिफॉर्म्स में मानते हैं। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक जो अपनी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें मानते हैं। ठीक है, इनमें हमारे थिंकर जो हैं वो मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट हैं, J.S. मिल हैं हमारे पास। इनका हम नाम साइट कर सकते हैं इनमें कि वो लिबरल फेमिनिस्ट हैं। दे आर्ग्यू दैट फीमेल सबऑर्डिनेशन स्टेम्स फ्रॉम लीगल बैरियर्स एंड कस्टम, कि जो लीगल बैरियर्स बने हुए हैं, जो कस्टम्स बने हुए हैं, वही औरतों की ग्रोथ में रुकावट बनते हैं और उनको सबऑर्डिनेट करते हैं। इट्स स्ट्रेटजी सेंटर्स ऑन सिक्योरिंग इक्वल राइट्स, voting privileges, education, equal employment opportunities without necessarily overthrowing existing social structures। कि वो उनकी जो सेंट्रल स्ट्रेटजी है वो फोकस करती है इक्वल राइट्स पे, वोटिंग के राइट्स पे, एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन के ऊपर, और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी लिबरल फेमिनिज़म बात करती है। एंड दे डू नॉट advocate for overthrowing the social structures like radical feminism, unlike radical feminism। उसके बाद सफ़राजिस्ट मूवमेंट के ऊपर भी नोट लिख सकते हैं हम। पूछा जाता है कि जो सफ़राजिस्ट मूवमेंट है वो किस बारे में है। सफ़राज जो है वो वोट के बारे में है। ठीक है, सफ़राजिस्ट मूवमेंट रिफर्स टू द फर्स्ट वेव फेमिनिज़म के बारे में है। एंड इट वाज ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज़ एम्ड एट सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट जो है, वुमेन सफराज, मतलब औरतों को वोट देने का हक हो। ये सबसे पहली जो वेव आई थी फेमिनिज़म की, उसके बारे में है। की माइलस्टोन्स इंक्लूड
1848 सेनेका फॉल्स कन्वेंशन जो अमेरिका के अंदर हुई थी 1848 के अंदर, दी रेडिकल एक्शंस ऑफ ब्रिटिश सफराजिट्स लेड बाय एमिलीन पेनखर्स्ट and eventual granting of voting rights. Example 19th amendment in the US 1920, जो 19th amendment आई थी 1920 के अंदर अमेरिका के अंदर, यूके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1928, ये अचीवमेंट्स हैं सफराजिस्ट मूवमेंट की, और इन्होंने हक दिलवाया था औरतों को कि वो अपने मुल्क के जो नुमाइंदे हैं उनको इलेक्ट कर पाएँ मर्दों की तरह। पहले औरतों के पास वोट देने का हक नहीं था, मतलब औरतें और जो ब्लैक पॉपुलेशन थी उनके पास हक नहीं था, मतलब जो मर्द हजरात थे, वाइट मैन, उनके पास ही वोट देने का हक था। उसके बाद नेक्स्ट नोट आता है हमारा जेंडर इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन एज वोटर्स। जो औरतें वोटर्स होती हैं उनके लिए कौन कौन से इश्यूज पैदा होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर औरत के पास वोट देने का हक है, बट स्टिल टुडे काफ़ी ज़्यादा औरतों को ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं वोट देने के लिए, जिनमें उनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं होते, फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ट्राइबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि औरतों की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा ना हो, और उनके ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि ये वोट दे के क्या करेगी, या फिर उसको पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत, कौन सा कैंडिडेट सही है या नहीं। मतलब उनके पास इतनी आज़ादी भी नहीं होती कि वो अपने फेवरेट पॉलिटिकल कैंडिडेट को जाके वोट दे दें। उनके पास सेपरेट पोलिंग बूथ नहीं होते, मतलब मर्दों के और औरतों के पोलिंग बूथ सेम होते हैं। एंड वोटर इंटिमिडेशन, और जो वोटर होते हैं उनको वहाँ के नुमाइंदे या लोकल इलेक्टोरल कैंडिडेट्स वहाँ पे इंटिमिडेट कर जाते हैं। इन पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाउ मैंडेट्स दैट इलेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूंसीज वेयर फीमेल टर्नआउट इज़ below 10% बी डिक्लेयर्ड वाइड। कोई भी इलाका जहाँ पे फीमेल वोटर टर्नआउट 10% से कम हो तो वो नल एंड वाइड कंसीडर की जाएगी। अभी ये रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मैंडेट दी थी। उसके बाद वुमेन एंड डेवलपमेंट WAD, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वुमेन एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि इमर्जिंग इन द 1970s न्यू मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच, मतलब ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड डेवलपमेंट WAD, इनके ऊपर डिफरेंट क्रिटिक्स होती हैं। ये अप्रोचेस हैं बेसिकली। ये वुमेन एंड डेवलपमेंट, इट आर्ग्यूज दैट वुमेन हैव ऑलवेज बीन इंटीग्रेटेड इनटू डेवलपमेंट प्रोसेसेस बट ऑन अनइक्वल एंड एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स। ठीक है कि औरतों को डेवलपमेंट का हिस्सा तो बनाया जाता है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस का हिस्सा तो बनाया जाता है, बट ऑन अनइक्वल एंड एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती और उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है। Women in development emphasizes that global capitalism and patriarchal structures must be challenged। ठीक है, कैपिटलिज्म और पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किया जाए, फोकसिंग ऑन वुमेन्स डिस्टिंक्ट प्रोडक्टिव रोल्स रेदर देन ट्रीटिंग देम merely एज बेनिफिशरीज। ठीक है, उनको प्रॉपर रोल्स प्रोवाइड की जाए और उनको एज बेनिफिशरी नहीं रखा जाए। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ आउटलाइन एंड एक्सप्लेन 3 मेजर वेव्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। जो 3 वेव्स आई थी हमारी फेमिनिज़म की मूवमेंट की वेस्ट के अंदर, और उनका पाकिस्तान के अंदर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था, उन 3 वेव्स का ये भी बात करनी है हमें। मतलब इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले में हमने बताना है कि कौन कौन सी 3 फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी, 3 मेजर वेव्स, और उनकी पाकिस्तान के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस थे। सबसे पहली है हमारी फर्स्ट वेव फेमिनिज़म।
फर्स्ट वेव फेमिनिज़म। अब इसमें क्या है, ये आई थी लेट 19th अर्ली सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में पहली वेव फेमिनिज़म ही। अब इसमें इसका फोकस क्या था, लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में इन्होंने एडवोकेसी की थी, और औरतों का जो हक, वोट देने का हक था, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात की थी, और एक्सेस टू एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बात की थी फर्स्ट वेव फेमिनिज़म में। ठीक है, इनका फोकस यही था। इनके बारे में क्रिटिसिज्म ये थी कि सिर्फ मेन स्ट्रीम जो वाइट वुमेन थी वही लीड करती थी, ब्लैक वुमेन को उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया था, और जो उनके ख़ुद के मसले मसाइल थे उनके बारे में उन्होंने बात की थी। उनकी जो की फ़िगर्स थी, मेरी वोllstonecraft जो कि एक लिबरल फेमिनिस्ट थी, एलिज़ाबेथ कैडी स्टैंटन, एमिलीन पेनकर्स्ट, ये सारे की फ़िगर्स हैं पहली वेव फेमिनिज़म की, जिनमें मेरी वोllstonecraft का सबसे बड़ा नाम है। ठीक है, इनकी अचीवमेंट भी मैंने बताई आपको कि उन्होंने वुमेन सफ़राज को जीता भी था। उसके बाद सेकंड वेव फेमिनिज़म पे आते हैं। 1960s और 1980s के अंदर ये चली थी। मतलब ये वाली जो है इसका पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस था, बट वो पहली वाली जो है वो काफ़ी पहले थी, जब पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सेकंड वेव फेमिनिज़म का फोकस जो है वो इट वाज ऑन सोशल एंड कल्चरल इक्वलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये सबसे बड़ी इनकी डिमांड थी रिप्रोडक्टिव राइट्स की। सेक्सुअलिटी के बारे में भी इन्होंने बात करना शुरू किया था, डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल पे। अब इनका जो स्लोगन था वो पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, ये सेकंड वेव फेमिनिज़म का था। सेकंड वेव फेमिनिज़म ये सबसे बड़े स्पेक्ट्रम पे बनी थी, बहुत ज़्यादा इसकी फॉलोइंग थी, और ये मतलब डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर फॉलो की गई थी सेकंड वेव फेमिनिज़म। ठीक है, और इनके जो डिमांड्स वगैरह थी वो ग्रास रूट लेवल तक जाती थी, और कोर प्रॉब्लम्स जो हैं औरतें जो फेस करती हैं उनको ये एड्रेस करती थी सेकंड वेव फेमिनिज़म। ठीक है, इसमें जो फेमिनिस्ट थी उनका नाम आज तक प्रोमिनेंट है, आज तक जो उन्होंने वर्क्स वगैरह किए हैं वो अलाइव हैं, रेलेवेंट हैं। ठीक है, जिनमें सिमोन डी बोवेयर का नाम आता है, बेटी फ्रीडन का नाम आता है, ग्लोरिया स्टीनम का नाम आता है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट नाम है सेकंड वेव फेमिनिज़म के। पाकिस्तान के ऊपर भी इनका नाम इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है सेकंड वेव फेमिनिज़म का। उसके बाद थर्ड वेव फेमिनिज़म है। (1990) से 2010 वाला जो डिकेड है उस तक ये फेमिनिज़म थर्ड वेव चली थी। अब इसमें क्या है कि क्योंकि पहली वाली जो फेमिनिज़म मूवमेंट्स थी उसमें वो इतनी ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं थी, और ये थर्ड वेव फेमिनिज़म बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव थी। इसमें डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया गया था, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक वुमेन, एशियन वुमेन, और डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ भी इसमें इंक्लूड की गई थी थर्ड वेव फेमिनिज़म में। और इंटरसेक्शनैलिटी, जिसमें रेस आ गई, क्लास आ गया, जेंडर, सेक्सुअलिटी, ये सारे के सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए थे। और वुमेनहुड का जो ग्लोबली कॉन्सेप्ट है उसको भी चैलेंज किया गया था, और उस पर क्रिटिसिज्म भी की गई थी, एंड बॉडी पॉजिटिविटी भी इसमें इंक्लूड की गई थी। ठीक है, इसकी जो की फिगर्स हैं वो किम्बर्ली क्रेनशॉ, जूडिथ बटलर एंड बेल हुक्स, ये इसमें प्रोमिनेंट नाम है इसमें। अब इसमें एक और मूवमेंट थी वर्क प्लेस के अंदर जो हरासमेंट होती है, वो भी थर्ड वेव फेमिनिज़म के अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें मी टू मूवमेंट का मिसाल हम दे सकते हैं, वो इसमें आ जाती है। उसमें मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो फोर्थ वेव फेमिनिज़म है, जो डिजिटल फेमिनिज़म हो गई है वो फोर्थ वेव फेमिनिज़म है, बट दिट इज़ नॉट क्लियर। और इस पर जो क्रिटिसिज्म होती है वो यही होती है कि उसमें जो लीडरशिप है या फिर उनका मैनिफेस्टो जो है वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है,
और इसके ख़िलाफ़ ये भी होता है कि इसको वेस्टर्न प्रोपेगेंडा लेबल किया जाता है। ठीक है, ये उसकी क्रिटिसिज्म है। उसके बाद पाकिस्तान की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उनके ऊपर ये क्या इन्फ्लुएंस रखती है। सबसे पहली जो फेमिनिज़्म की वेव है वो बात करती थी लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। It reflected in pre and post partition Muslim women's movement, for example, Fatima Jinnah, Begum Rana Liaquat Ali Khan advocating for women's political participation, Muslim family laws, Ordinance 1961 and educational expansion। ठीक है, जो हमारी सबसे पहली गवर्नर थी, वुमेन गवर्नर राना लियाकत अली ख़ान, और फ़ातिमा जिन्ना जो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी और जिन्होंने अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ी थी। तो इन्होंने औरतों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बात की थी और इन पे फर्स्ट वेव फेमिनिज़म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। सेकंड वेव फेमिनिज़म पे आते हैं। सेकंड वेव फेमिनिज़म जब आई थी तब पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का दौर चल रहा था और ज़ियाउल हक जो है उसने हुदूद ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया था और उसका मिलिट्री रिजीम था, तो उसने ऑब्वियसली सबको ऑपरेस करके रखा था, स्पेसिफ़िकली वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, उनकी नाक में दम कर रखा था। और पाकिस्तान की जो आज सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, उससे पहले पाकिस्तान की सोसाइटी मॉडरेट थी, लिबरल थी, इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं पलते थे हमारे पास। बट सोवियत यूनियन को डिफीट करने के लिए इस ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें उसने मदरसा जो हैं उनको फ़ंड किया था बहुत ज़्यादा, और ऐसा लिटरेचर पैदा किया था जहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट एजेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसीलिए उसने हुदूद ऑर्डिनेंस भी इंट्रोड्यूस कराई, शरिया लॉ को अपनी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, और कानूनी शहादत लॉ ऑफ एविडेंस उसने इम्पोज़ किया था, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी औरत के साथ कोई नागवार वाक़या होता है या रेप होता है या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जिसे वो साबित नहीं कर पाती, शी इज़ अ विक्टिम एंड शी कैन नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस, तो उसे जस्टिस दिलाने के बजाय उल्टा उसे ही सज़ा मिलेगी, मतलब कोड़े मारे जाएंगे। ये था ज़ियाउल हक का कानून और हुदूद ऑर्डिनेंस। यहाँ पे पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, यहाँ पे एक एडवोकेट थी या फिर कोई मजिस्ट्रेट थी जिनका नाम आज भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो भी बहुत ज़्यादा वोकल थी एंड शी वाज फ्रॉम द सेकंड वेव फेमिनिज़म। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो मुझे नाम याद आ जाता है तो एक सेकंड में यहीं पे देख लेता हूँ। सेकंड वेव फेमिनिज़म इन पाकिस्तान, उनका नाम एक सेकंड मुझे याद आ जाएगा, जहाँ पे वुमेन एक्टिविस्ट, लॉयर्स एंड स्कॉलर्स वुमेन एक्शन फोरम बना था लाहौर के अंदर, कराची के अंदर 1981। अभी यहाँ पे भी निगार अहमद हैं एक का नाम, दूसरी हैं फहमीदा रियाज, बट उनका नाम कुछ और था। चले मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर में उनका नाम सर्च करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वेव फेमिनिज़म के ऊपर। थर्ड वेव एंड कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये जो सेकंड वेव वाली फेमिनिज़म में औरतें हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, औरत मार्च वगैरह भी की थी, और
इसी वजह से आई लाइक दैट अप्रोच वेरी मच, तभी मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ उनका नाम याद करने पे। लेट मी ट्राई अगेन, शायद मिल जाए। उनकी असल में एक न्यूज़ में पिक्चर भी वायरल हुई थी जहाँ पे पुलिस वाले औरतों को पकड़ रहे थे अगेंस्ट जियाल हक। चलिए वुमेन एक्शन फोरम का ही नाम हम लिख लेते हैं। उसके बाद लास्टली थर्ड वे फेमिनिज़म है। इट मैनिफेस्टेड इन कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स लाइक औरत मार्च, जो 2018 से औरत मार्च होता है मार्च के महीने में, which adopts an intersectional lens addressing bodily autonomy, मेरा जैसे मेरी मर्जी, bodily autonomy, climate justice, economic rights of informal workers, trans rights, transgender persons protection एक्ट 2018 वाला, एंड डिजिटल हरासमेंट। ठीक है, तो ये था, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अच्छा, ये वाला जो थर्ड वे फेमिनिज़म है पाकिस्तान के अंदर, उसको वेस्टर्न प्रोपेगेंडा माना जाता है और इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की जाती है। जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, वो इसे ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। ठीक है, तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दिस topic or any other topics, do let me know in the comment section below. I will try to address your queries, and if you want me to cover any topic, वो भी आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। and I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.